रिसेंटली कंक्लूडेड ब्रिक्स समिट ने डॉलर्स की दिक्कतों को बढ़ा दिया है। क्या ग्लोबल इकोनॉमी में डॉलर का डोमिनेशन खत्म होने वाला है? हाल ही में ब्रिक्स समिट में यह फैसला लिया गया कि ज्यादा से ज्यादा ट्रेड को लोकल करेंसीज में कंडक्ट किया जाए और उसी के लिए एक सिंबॉलिक नोट भी बेसिकली इशू किया गया है। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि इससे क्या फायदे होने वाले हैं और क्या क्या चैलेंजेस हमें फेस करने को मिलेंगे अगर हम डी डॉलराइजेशन की तरफ मूव करें और मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज आपस में एक दूसरे की करेंसी में ट्रेड करना शुरू कर दें। इससे पहले कि हम वीडियो की शुरुआत करें, आपके लिए खुशखबरी है। दिवाली के पावन अवसर पर आपके लिए चहल एकेडमी लेकर आई है डिस्काउंटेड कोर्सेस, जिसमें आपको ऑनलाइन कोर्स मात्र मिल रहा है 49,999 रुपीज में और रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल रहे हैं मात्र 19,999 रुपीज में, जिसमें यूपीएससी सिलेबस को थॉरोली कवर कराया जाता है। आपके सिविल सर्विसेज के सपने को आप घर बैठे कंफर्टेबल स्पेस में फुलफिल कर सकें, उसमें हमारा यह प्रयास है। डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन में हमारा यह प्रयास है। अपने सपने के साथ हमको भी जोड़ें, बिकॉज योर सक्सेस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो के साथ। रिसेंटली ब्रिक्स समिट में जो कजान में अभी कंक्लूड हुआ है, उसके अंदर एक सिंबॉलिक बैंक नोट अनवील किया गया है जो यह पुश कर रहा है कि किस तरीके से लोकल करेंसी में ट्रेड किया जाए। जो डी डॉलराइजेशन का डिबेट आपको दुनिया में आज की डेट में चलता हुआ दिखता है, इसकी इंप्लीकेशंस, इसके बेनिफिट्स, इसमें चैलेंजेस क्या क्या आने वाले हैं वो भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक्चुअल मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल हुआ क्या है। रिसेंटली व्लादिमीर पुतिन ने कजान रशिया के अंदर ब्रिक्स समिट में एक बैंक नोट को शोकेस किया, एक बैंक नोट इशू किया, जिसे एक सिंबॉलिक पर्सपेक्टिव माना जा रहा है, इस तरीके से कि कहीं ना कहीं ग्लोबल इकोनॉमी को डॉलर से दूर किया जाए, इंडिपेंडेंट बनाया जाए। जब वर्ल्ड मल्टीपोलर बन रहा है तो सिंगल करेंसी पे चलना कोई फायदे की बात है, कोई प्रैक्टिकल ऑप्शन आपको नहीं दिखता है। तो प्रैक्टिकल पर्पसेस की वजह से लोकल करेंसीज को प्रमोट करने की जरूरत है और उसी में ये एक बहुत बड़ा कदम है। एक बैंक नोट के ऊपर आपको जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं ब्रिक्स के, उनके फ्लैग देखने को मिल रहे हैं, दैट इज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इन्होंने बताया है किस तरीके से ये सारे नेशंस मिलकर एक ऑल्टरनेटिव बनाना चाहते हैं यूएस डॉलर का, जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड में हेल्प कर पाए। साथ ही साथ ये इनिशिएटिव बताता भी है कि कैसे ब्रिक्स जो है एक एंटी वेस्टर्न पर्सपेक्टिव पर रन करता हुआ दिखता है। अगर एंटी नहीं भी बोलेंगे तो बेसिकली ये कोऑपरेशन की जगह कोऑप्टाइजेशन पे काम करते हुए दिखते हैं। मतलब कि दोनों को साथ में चलने की जरूरत है। किसी सिंगल डोमिनेंट प्लेयर को बना रहना पूरे ग्लोबल ऑर्डर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसीलिए आप जब मल्टीपोलर सिस्टम में रहेंगे और मल्टीपल करेंसीज में फंक्शन करेंगे तो आप ज्यादा इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक सिस्टम क्रिएट करने में सक्षम रहेंगे, वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस से खुद को बचा पाएंगे। जो डॉलर को आज की डेट में एक पॉलिटिकल टूल की तरह यूज किया जा रहा है, जैसे रशिया में किया गया व्हाइल इम्पोजिंग द वेस्टर्न सैंक्शंस, उससे मेजॉरिटी ऑफ द जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं वो बचे रह पाएंगी। तो एक अच्छा स्टेप है डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम के लिए, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ ग्लोबल सिस्टम के लिए कहीं ना कहीं ये जरूरी भी था। दिस इज दैट सिंबॉलिक बैंक नोट जो आपको इशू होता हुआ दिखता है ड्यूरिंग द ब्रिक्स समिट, जिसने यूएस की नींदें उड़ा दी हैं। बेसिकली अब देखते हैं कि इसमें मुद्दा है क्या। जो रशियन प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, वो उसको किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से अप्रोच करते हैं। उन्होंने सबसे पहले एक चीज क्लैरिफाई की है कि फिलहाल के लिए ये जो नोट इशू किया गया है ये डॉलर को रिजेक्ट नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि डॉलर में हम पुश कर रहे हैं कि लोगों को डॉलर से ट्रेड नहीं करना चाहिए, बट हम एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि डॉलर के अलावा भी बाकी करेंसीज में ट्रेड कंडक्ट किया जा सकता है। बट उसमें वैसा ही बोला गया है कि ये बस एक ऑल्टरनेटिव प्रिपेयर करने वाली बात है। जो पोटेंशियल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं डॉलर के यूज पर, उनसे बचने के लिए उन्होंने बोला कि डॉलर ग्लोबल फाइनेंस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लोबल करेंसी जो आज की डेट में है वो डॉलर है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें यह भी याद रखना चाहिए कि डॉलर के ऊपर से ट्रस्ट इसलिए खत्म होता जाता है क्योंकि उसे पॉलिटिकल टूल अपने जियोपॉलिटिकल गोल्स के लिए यूएस यूज करता है। फॉर एग्जाम्पल, जिस टाइम पे हम बोलते हैं कि स्विफ्ट सिस्टम से बाहर निकाल दिया गया है यूएसएसआर, बेसिकली रशिया को, और जब रशिया को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर निकाला गया तो वो डॉलर और बाकी डॉलर, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग एंड येन में ट्रेड नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं उनका ट्रेड रेस्ट्रिक्शन हो गया। तो आपने डॉलर को एज अ पॉलिटिकल टूल, एज अ जियोपॉलिटिकल टूल यूज किया, जिसकी वजह से ट्रस्ट जो है आपको इरोड होता हुआ दिखता है। पुतिन एम्फेसाइज करते हैं कि ब्रिक्स कंट्री को एक्टिवली बेसिकली फाइट करना चाहिए डॉलर को, नॉट एज सच कि उनसे ट्रेड करना बंद कर दें हम, लेकिन हमें ऑल्टरनेटिव्स की तरफ मूव करना चाहिए। वही एक प्रैक्टिकल अप्रोच भी दिखती है, वही एक प्रैग्मेटिक अप्रोच भी दिखती है। उनका कमेंट जनरली आप देख सकते हैं रिलेट करके कि जो रशिया आज की डेट में सैंक्शंस झेल रहा है तो उसके अगेंस्ट भी एक
ऑल्टरनेटिव की तरह व्लादिमीर पुतिन देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इवन इफ अगर वेस्ट जो है विद द राइज ऑफ ईस्ट, विद द राइज ऑफ नॉन वेस्टर्न अलायंसेस लाइक ब्रिक्स, अगर कुछ ऐसा चाल चलता है या ऐसा कोई स्टेप लेता है जिसकी वजह से ट्रेड पर्सपेक्टिव में इशू आए, तो कम से कम हमारे पास कोई ऐसे ऑल्टरनेटिव्स रहने चाहिए जिसमें हम लोकल करेंसीज में ट्रेड कर सके। जैसे इंडिया और रशिया ने भी रूबेल रूपी ट्रेड स्टार्ट किया था, वॉस्त्रो अकाउंट्स वर ओपनड इन इंडिया, जिससे वो स्विफ्ट नेटवर्क की तरह ही फंक्शन कर सके बिटवीन इंडिया एंड रशिया। हमें यह भी देखना पड़ेगा ऑल्टरनेटिव करेंसीज पे फोकस करके, कहीं ना कहीं ब्रिक्स चाहता है कि जो रिस्क रहती हैं इस पॉलिटिकल एक्शंस की, और जो आज की डेट में पता है आपको पूरी इकोनॉमी पूरा वर्ल्ड एक ग्लोबलाइज्ड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो एक्सटर्नल शॉक्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। यूएस में कोई भी क्राइसिस आके पूरा ग्लोबल क्राइसिस कन्वर्ट कर देता है कॉज ऑफ टू मच रिलायंस ऑन डॉलर। तो ब्रिक्स कंट्रीज को यह भी पता है कि एक फेयर इकोनॉमिक सिस्टम की तरफ मूव करने के लिए, एक सिंगल प्लेयर की डोमिनेंस को खत्म करने के लिए आपको ऑल्टरनेटिव इनिशिएटिव्स चाहिए ही चाहिए, आपको ऑल्टरनेटिव मेजर्स चाहिए ही चाहिए। ब्रिक्स नेशन ने लोकल करेंसी को किया है। 23 अक्टूबर 2024 को ये फाइनली अनवील की गई थी, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, जिसे क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को लोकल करेंसीज में किया जाए और उनका रिलायंस जो है यूएस डॉलर के ऊपर कम किया जाए। कजान डिक्लेरेशन के अंदर ये भी बोला गया है कि हम ऐसे यूज ऑफ लोकल करेंसीज को फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में हम वेलकम करते हैं। आसान भाषा में एक लार्जर पर्सपेक्टिव भी चल रहा है ब्रिक्स का, जिसे हम बोलते हैं ब्रिक्स क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इनिशिएटिव, जिसके अंदर बोला गया है कि आपको मेजॉरिटी ऑफ द ब्रिक्स कंट्रीज को अपनी लोकल करेंसीज में ट्रेड करना चाहिए। ये उसी का एक अगला स्टेप है, उसी का एक सिंबॉलिक स्टेप है, और कहीं ना कहीं इसे भारत से भी जोड़कर देखा जा रहा है। भारत के लिए भी जियोपॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, बहुत एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है हमने यूएस को। वेस्टर्न वर्ल्ड इंडिया के ऊपर एलिगेशंस लगा रहा है, इंडिया की इमेज को खराब करना चाह रहा है यूजिंग दी नॉन स्टेट एक्टर्स लाइक खालिस्तानीज। वो इंडिया की फॉल्ट लाइंस को वाइडन अप करना चाह रहा है, उनको यूज करके इंडिया के साथ बार्गेन करना चाह रहा है। इंडिया ने शोकेस किया है ब्रिक्स समिट में पार्टिसिपेट कर ये सिंबॉलिक करेंसी का पार्ट बनकर, और इवेंचुअली रशिया के साथ एक स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का पार्ट बनकर के आप किसी भी तरीके से इंडिया को दबाने की कोशिश नहीं करेंगे। इंडिया बैलेंसिंग अप्रोच में तब तक विश्वास रखता है जब तक उसके खुद के इंटरेस्ट या उसको किसी भी तरीके से उसके नेशनल इंटरेस्ट को, उनकी नेशनल इंटीग्रिटी को क्वेश्चन ना किया जाए। जब आप हमारी सेंसिटिविटीज रेस्पेक्ट नहीं कर सकते तो डू नॉट एक्सपेक्ट अस टू रेस्पेक्ट योर सेंसिटिविटीज। और ये क्लियर एंड कट मैसेज है भारत की तरफ से कि अगर आप ढंग से रहेंगे तो भारत भी आपके साथ कोऑपरेट करेगा, लेकिन अगर आप भारत की सेंसिटिविटीज और इंटीग्रिटी को क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे तो आप ये मुश्किल हो सकता है कि भारत आपके साथ मेजॉरिटी ऑफ द लेवल पे कोऑपरेट कर पाए। बेनिफिट्स क्या क्या देखने को मिल सकते हैं हम इसे सिंबॉलिक करेंसी से, जो हम डी डॉलराइजेशन की बात कर रहे हैं। डी डॉलराइजेशन की तरह एक बहुत बड़ा कदम है एक एंटी वेस्टर्न अलायंस द्वारा, एंटी वेस्टर्न ब्लॉक द्वारा, दैट इज ब्रिक्स। यूएस पे थोड़ी सी डिपेंडेंसी कम होगी, तो कंट्रीज के पास, स्पेशली ब्रिक्स नेशन के पास थोड़ी सी ग्रेटर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आ पाएगी। वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अपने बेसिस पे कर पाएंगे, एक्सटर्नल शॉक से बचे रहेंगे। ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो सकती है। जब आप यूएस में डील करते हैं या किसी भी फॉरेन करेंसी में डील करते हैं तो आपको एक्सचेंज रेट कॉस्ट झेलनी पड़ती है, साथ के साथ ट्रांजैक्शन फीस भी लगती है उसके अंदर। लेकिन अगर आप लोकल करेंसीज में करेंगे तो आपको एक कन्वर्जन जो प्राइसेस लगते हैं, जो कन्वर्जन कॉस्ट लगती है, इससे आप बच सकते हैं, तो आपको ओवरऑल कॉस्ट भी नीचे आता हुआ दिखेगा। ट्रेड एफिशिएंसी इंप्रूव हो सकती है, क्योंकि जब कंट्रीज अपनी लोकल करेंसी में डील करेंगी तो डेफिनेटली बायलैटरल और मल्टीलैटरल रिलेशंस जो हैं, ट्रेड रिलेशंस जो हैं, वो आपको इंप्रूव होते हुए दिखेंगे, क्योंकि ट्रेड प्रोसेस को, ट्रेड पर्सपेक्टिव को, ट्रेड स्ट्रक्चर को आप ज्यादा अच्छे से स्ट्रीमलाइन भी कर पाएंगे। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ज्यादा दिखेगी जब आप एक बार अपने आप को डी डॉलराइज करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप खुद को एक्सटर्नल फाइनेंशियल शॉक से बचा सकते हैं। अगर यूएस के साथ कोई इशू होता है या ग्लोबल करेंसीज के साथ कुछ इशू होता है तो एटलीस्ट आपके पास एक ऑल्टरनेटिव रहेगा कि आप अपनी लोकल करेंसीज में डील कर पाएं और अपने आप को एक्सटर्नल शॉक से बचा पाएं। रीजनल इन्फ्लुएंस को भी प्रमोट कर पाएगा। जब आप एक रीजनल, आप ग्लोबल करेंसीज बनाएंगे, ग्लोबल करेंसीज में ट्रेड ना करके ब्रिक्स करेंसी जब अपनी लोकल करेंसीज में ट्रेड करेंगी, तो कहीं ना कहीं आपको एक इकोनॉमिक रीजनल हेजेमनी भी बनती हुई दिखेगी इन सारी कंट्रीज की, इन ग्लोबल पर्सपेक्टिव, जिससे आप यूएस की हेजेमनी को इस रीजन के अंदर, स्पेसिफिकली ब्रिक्स कंट्रीज वाले रीजन में या ब्रिक्स कंट्रीज के अंदर, उस हेजेमनी को आप कम होते हुए देखोगे। तो ब्रिक्स को ग्लोबल स्टेज पे भी एक बेटर रिप्रेजेंटेशन मिल पाएगा, स्पेशली इकोनॉमिकली। आज भी आप देखते हैं ब्रिक्स को तो आपको वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया एंड चाइना आपको ब्रिक्स में मेंबर दिख जाते हैं, तो इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब करेंसी भी आप खुद की यूज करोगे, लोकल करेंसी यूज करोगे या फिर ब्रिक्स करेंसी यूज करोगे, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को एक इकोनॉमिक बेटर, एक लार्जर प्लेयर की तरह शोकेस करने की कोशिश कर रहे हो, जो यूएस की इकोनॉमिक हेजेमनी को काउंटर करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ के साथ अगर और बेनिफिट देखे जाए, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आपको बढ़ती हुई दिखेंगी। कारण जब आप
लोकल करेंसी में ट्रेड करोगे तो आपका इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपको ब्रिक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट आते हुए दिखेंगे। जब इन्वेस्टमेंट आएंगे तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी आपको प्रमोट होता हुआ दिखेगा ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज के अंदर। सेकंड इज जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं जिनका बहुत ज्यादा रिलायंस आपको, जो ग्लोबल साउथ वर्सेस ग्लोबल नॉर्थ चलता था, और जब आजादी के बाद ग्लोबल नॉर्थ कंट्रीज ने सोच लिया था इन भूखे नंगे जो हैं ये ग्लोबल साउथ वाले, इनको हम ही पैसा देंगे, इन्हें हम ही पालेंगे बिकॉज वी आर द डेवलप्ड वन, और ये तो पिछड़े हुए लोग हैं, इनको तो कुछ नहीं आता है। तो अब उस माइंडसेट से वेस्ट निकल नहीं पा रहा है, तो जब वो निकल नहीं पा रहा तो उसे निकालने की जरूरत है और एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करने की जरूरत है जिससे इमर्जिंग इकोनॉमीज को यूएस पे रिलाई करने से रोका जा सके और खुद पे वो सेल्फ डिपेंडेंट बन सके, अपना एक साउथ साउथ कोऑपरेशन के थ्रू खुद को इमर्जिंग पावर की तरह शोकेस कर सके। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंजेस जो फेस करती हैं इमर्जिंग इकोनॉमीज, उन्हें बेटर तरीके से टैकल किया जा सकता है इस ब्रिक्स करेंसी के थ्रू। फाइनेंशियल सिस्टम में भी आपको इनोवेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि जब आपको लोकल करेंसीज में बेसिकली डील करना है तो आपको नए पेमेंट सिस्टम्स भी बनाने पड़ेंगे लोकल करेंसीज के लिए, जिससे आपको पता चलेगा कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में आपको एक नया इनोवेटिव पर्सपेक्टिव भी आता हुआ दिख सकता है, जो फ्यूचर्स में बाकी कंट्रीज को भी काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट कर पाएंगे हम सर्टेनली, क्योंकि जब इकोनॉमिक कोलैबोरेशन करेंगे तो हम एसडीजी गोल्स जो काफी हद तक पीछे छूट जाते हैं कभी कभी जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स में, उनके ऊपर भी थोड़ा सा ज्यादा फोकस कर पाएंगे। ब्रिक्स नेशन उनके ऊपर रिलेटिवली थोड़ा ज्यादा ध्यान दे पाएंगे, जैसे क्लाइमेट चेंज और पॉवर्टी जैसे इश्यूज को बेटर तरीके से टैकल किया जा सके। आगे बढ़ते हैं। ये सारे तो बेनिफिट्स थे, लेकिन ये काम इतना आसान भी नहीं है। जब आप एक इतनी इंपॉर्टेंट करेंसी का एक ऑल्टरनेटिव क्रिएट करना चाहते हो तो आपको चैलेंजेस तो फेस करने ही पड़ेंगे। अब वो कौन कौन से चैलेंजेस हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, उनको उन पे एक नजर डालते हैं हम। सबसे पहला जो चैलेंज हमें देखने को मिल रहा है, ट्रांजिशनिंग फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। पूरी तरीके से वर्ल्ड जो है आज की डेट में ग्लोबल करेंसीज पे रिलाई करता है, उन पे डिपेंडेंट है। तो आपको जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर दिखता है, जो कंट्रीज का फंक्शनिंग दिखती है इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में, वो उन्हीं करेंसीज पे रिलाई दिखती है, उन्हीं करेंसीज पे बेसिकली रिलायंट दिखती है। तो कहीं ना कहीं जब आप ट्रांजिट करने की कोशिश करोगे, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को चेंज करने की कोशिश करोगे, तो उसमें आपको काफी हद तक बेसिकली हर्डल्स देखने को मिल सकती हैं, थोड़े से चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं। इतना आसान नहीं होगा ये रास्ता। तो जब वेस्टर्न डोमिनेटेड सिस्टम से आप शिफ्ट करने की कोशिश करोगे, जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिसेस हैं, तो उन्हें आपको ओवरकम करना पड़ेगा। कुछ ऐसे ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करने पड़ेंगे, कुछ ऐसे बेनिफिट्स प्रोवाइड कराने पड़ेंगे सामने वाले को, जिससे वो डॉलर पर्सपेक्टिव से शिफ्ट होके एक नॉन डॉलर पर्सपेक्टिव की तरफ शिफ्ट हो सके। एक नया फ्रेमवर्क जब बनाना पड़ेगा ट्रेड एंड फाइनेंस का, तो वो खुद में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसे हम बोल रहे हैं कि इसलिए ट्रांजिशन करना फ्रॉम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम टू अ न्यू सिस्टम इज अ चैलेंज इन इटसेल्फ। दूसरी चीज पॉलिटिकल कोहेशन। हमें देखने को मिल रहा है कि जितनी भी कंट्रीज हैं, जो ब्रिक्स कंट्रीज हमें देखने को मिल रही हैं, इनकी ये खुद ही बहुत ज्यादा डाइवर्स हैं, और अलाइनमेंट इंश्योर करना इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट का दोनों कंट्रीज की, सारी कंट्रीज, फॉर एग्जांपल इंडिया एंड चाइना। इंडिया एंड चाइना एक ये भी पर्सपेक्टिव है कहीं ना कहीं, जब डी डॉलराइजेशन की बात चल रही थी और ब्रिक्स की बात चल रही थी, तो चाइना वाज मोर ऑफ एन आइडिया कि उसको कहीं ना कहीं युआन को प्रमोट करना है एज अ ग्लोबल करेंसी, ब्रिक्स करेंसी। लेकिन अब ये इंडिया का एक क्लियर कट मैसेज है कि आप कोई सिंगल करेंसी डोमिनेशन की तरफ हम नहीं जाएंगे, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ करेंसीज की तरफ हमें मूव करना है। मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है, इसलिए हमारी जो करेंसी होनी चाहिए वो भी मल्टी करेंसी पर्सपेक्टिव में फंक्शन करनी चाहिए। और हमारे पॉलिटिकल टेंशन जो है चाइना के साथ, वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक कोहेशन को भी इंपैक्ट कर सकते हैं। सेम गोज विद द अदर ब्रिक्स कंट्रीज एज वेल, जिनके बीच में आपको इश्यूज देखने को मिल जाते हैं। तो अगर अलाइनमेंट मुझे मेक श्योर करना है डाइवर्स ब्रिक नेशन के बीच में, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंटरेस्ट को उनके ओवरलैप करवाना है, तो ये खुद में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, देखो ये भी बहुत बड़ा है, इसे हम बोलते हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। आपको जब इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा लोकल करेंसी सेटलमेंट्स के लिए, क्योंकि अभी तो आप डॉलर करेंसी या फिर जो बास्केट ऑफ करेंसीज हैं, उनमें जो करेंसीज आती हैं ग्लोबल करेंसीज, उनमें आप डील करने के लिए आपके पास ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। लेकिन जब आप लोकल करेंसी सेटलमेंट्स की बात करेंगे तो आपको एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शंस को बेसिकली स्ट्रीमलाइन करने के लिए कुछ और नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ेगा, नए स्ट्रक्चर्स तैयार करने पड़ेंगे, नई स्ट्रीमलाइन प्रोसेस तैयार करने पड़ेंगे। ये और क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन की जब हम बात करते हैं तो ये खुद में ही एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ये खुद में ही इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि चीजें इतनी आसान नहीं होने वाली हैं। पर फिर भी आप जब किसी काम को शुरू करते हैं तो अगर पहला कदम ले लिया है तो मान लिए कि आपने आधा काम वैसे ही कर दिया है। हमने पहला कदम तो ले लिया है, बस हमें मेक श्योर करना है कि आगे वाले जो चैलेंजेस जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, इन्हें ठीक से टैकल किया जा सके। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, मार्केट एक्सेप्टेंस।
प्रॉब्लम क्या है? रुपी और रुबेल का ट्रेड स्टार्ट हुआ। रुपी हमने मेजोरिटी ऑफ द जो इंपोर्ट किया रशिया से उसे हमने रुपी में पे किया, लेकिन प्रॉब्लम इवेंचुअली ये है कि रुपी का भी एक्सेप्टेंस ग्लोबली उतना ज्यादा है नहीं। तो जब आप लोकल करेंसी में ट्रेड करोगे तो मार्केट तो अभी ग्लोबल करेंसीज पे चल रहा है, तो इन लोकल करेंसीज की कहीं एक्सेप्टेंस में इशू तो नहीं आएगा, और कहीं ये कोई डाउटफुल बात नहीं है। डेफिनेटली एक्सेप्टेंस में थोड़ा सा इशू आ सकता है, क्योंकि आप एग्जिस्टिंग सिस्टम के एक ऑल्टरनेटिव की तरफ जा रहे हो या उसके अगेंस्ट जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस जो होने वाला है लोकल करेंसी को, उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। बिजनेसेस जितने भी हैं या जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, उन्हें थोड़ा सा आपको कन्विंस करना पड़ेगा, उनको बेसिक अवेयरनेस कैंपेन्स देनी पड़ेगी, व्हाट इज द लॉजिक। हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत आपको इशू क्रिएट होता हुआ दिखे, लेकिन इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और इसकी तरफ हमें मूव करना चाहिए, क्योंकि मल्टीपोलर वर्ल्ड में सिंगल डॉलर का डोमिनेशन किसी भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं है, और ब्रिक्स कंट्री को ये पता है। और ब्रिक्स जब वेस्टर्न पर्सपेक्टिव को काउंटर करने के लिए ही एक ग्रुपिंग की तरह देखा जाता है, तो ब्रिक्स से बेहतर कोई संस्था हो भी नहीं सकती जो इस डी डॉलराइजेशन के इनिशिएटिव को आपको प्रमोट करती हुई दिखे। साथ के साथ फेयर इकोनॉमिक सिस्टम की हम बात करते हैं कि जो विजन हमें देखने को मिलता है इसका ब्रिक्स का, तो जो सिंबॉलिक डी डॉलराइजेशन की हम बात करते हैं, तो उससे हम ये कर पाएंगे कि हमारा विजन जो है वो ये है कि आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को प्रमोट कर पाए, ब्रिक्स जो है वो डॉलर के ऊपर से रिलायंस कम कर पाए, एक इकोनॉमिक सिस्टम जो है उसमें इकोनॉमिक सोवरेनिटी जैसी चीजें आपको पिक्चर में देखने को मिले, किसी और की इकोनॉमी पे इतना ज्यादा रिलायंस ना बढ़ जाए कि आपकी खुद की डिसीजन मेकिंग पावर इंपैक्ट होती हुई दिखे, ट्रेड प्रैक्टिसेस थोड़ी सी इक्विटेबल होती हुई दिखेंगी, जिससे अभी डॉलर का है तो डॉलर डोमिनेट करता है। ऑफकोर्स जब आप लोकल करेंसीज में करेंगे तो आपको फेयर ट्रेड होता हुआ दिखेगा, मैकेनिज्म्स बेटर होते हुए दिखेंगे, डेवलपिंग कंट्रीज के इंटरेस्ट को बेटर तरीके से टैकल किया जा सकता है, और जो एग्जिस्टिंग पावर इम्बैलेंस है ग्लोबल इकोनॉमी में, उसको भी काउंटर किया जा सकता है। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमिक कोऑपरेशन। जब आप लोकल करेंसीज में जाएंगे तो अभी कहीं ना कहीं आप एक दूसरे की करेंसी में डील कर रहे हैं, या ब्रिक्स कंट्रीज ब्रिक्स करेंसी में डील कर रही हैं, तो आपका इकोनॉमिक कोऑपरेशन काफी ज्यादा बढ़ता हुआ दिखेगा, कोलैबोरेटिव अप्रोच की तरफ आप मूव करते हुए दिखेंगे, जिससे आप म्यूचुअल ग्रोथ को, एक दूसरे की ग्रोथ को सपोर्ट भी कर सकते हैं और साथ में मिलकर ग्रो भी कर सकते हैं। अगेन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ पे भी आपका फोकस देखने को मिल रहा है, जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। इस सारे इंफॉर्मेशन को आपसे समझ में आया कि कैसे डी डॉलराइजेशन ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक बेसिकली ऐसा नहीं है कि हम चाहते हैं, ऐसा ये जरूरत है आज की। तो कहीं ना कहीं उस जरूरत को ध्यान में रखते हुए ब्रिक्स ने ये सिंबॉलिक करेंसी को इशू किया है, और फ्यूचर में हम होप करते हैं, हम विश करते हैं कि इस करेंसी को और ज्यादा बढ़ावा मिले, डी डॉलराइजेशन की तरफ जाएं, ग्लोबल इकोनॉमी के डेमोक्रेटाइजेशन की तरफ जाएं। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आपके सामने क्वेश्चन है, इसे प्लीज अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। द क्वेश्चन इज, डिस्कस द विजन ऑफ ब्रिक्स फॉर अ फेयर इकोनॉमिक सिस्टम। How does the bloc's emphasis on local currency settlements and financial independence challenge the existing global financial order? What challenges does BRICS face in realizing this vision? ये जो पूरी आपको ने वीडियो देखा है, इस वीडियो के थ्रू आप इस आंसर को बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। डू अटेम्प्ट दिस, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ चहल एकेडमी पर। सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ गुड डे।